हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो केमिस्ट्री सेक्शन पूछा जाता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्वेंटेड बाय, यानी ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्विज पूछा था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो हेनरी मुस्ले ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय विच एंजाइम, यानी जो हमारा सुक्रोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इसको जो है कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? आपका ऑप्शन है इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, यूरिएज। तो इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है और रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो जो हमारा शुगर होती है सुक्रोज, C12H22O11, ठीक है, इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं और इन्वर्टेज एंजाइम, तो ठीक है, तो क्या होता है, ये जो टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एंजाइम कन्वर्ट यूरिया इनटू एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो कौन सा एंजाइम है जो यूरिया को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपके ऑप्शन है यूरिएस, पेप्सिन, डायस्टेज, माल्टोस। तो जो हमारा यूरिएस एंजाइम है वो यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसकी रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो हमारा यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेते हैं सीधा। यूरिया होता है CnH2CONH2। ठीक है, तो इसमें जब वाटर ऐड करते हैं और यूरिएस एंजाइम ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास आता है एमोनिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप जो है अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा जाइमेज एंजाइम होता है, ठीक है, जाइमेज क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ से भी रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या होता है, ग्लूकोज आपको अभी फॉर्मूला बताया C6H12O6। ठीक है, इसको ये कन्वर्ट करेगा जाइमेज एंजाइम इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायस्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये टेबल है, आप टेबल देख सकते हैं। जो इन्वर्टेज एंजाइम है यहाँ पे, ये जो हमारे पास है इन्वर्टेज एंजाइम, ये क्या कर रहा है, ये देखिए, ये आपको पता पहले होना चाहिए कि प्रेजेंट किस में होता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम हमारा ईस्ट में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड है जाइमेज, ये क्या करता है, ईस्ट को ग्लू ईस्ट में प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जो नेक्स्ट है डायस्टेज, ये किस में होता है, माल्ट में होता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। जो नेक्स्ट है यूरिएस, ये हमारा सोयाबीन में होता है और ये यूरिया को एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। नेक्स्ट है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, तो स्टमक जो है इसमें प्रेजेंट होता है और प्रोटीन को डायरेक्ट एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, या पेप्टाइड भी बोल सकते हैं हम जिनको। तो नेक्स्ट है माल्टोस। ठीक है, ये क्या करता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है और माल्टेस एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि मिल्क में कौन सा एंजाइम होता है, ये आपको पता ही है। तो मिल्क में जो मिल्क को जो है डायरेक्ट कर्ड में जो चेंज करता है वो होता है लैक्टो एंजाइम, लैक्टोस जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमोनिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय विच प्रोसेस, यानी जो हमारा एमोनिया है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं हम। ऑप्शन है हीबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑसवर्ड प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन। तो जो हमारा एमोनिया है वो हमारा एमोनिया है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनता है, तो वो हमारा हीबर प्रोसेस के द्वारा बनता है। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं हीबर प्रोसेस में। तो हीबर प्रोसेस में हम कैटलिस्ट जो करते हैं वो आयरन यूज़ करते हैं।
और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए प्रोमोटर कौन यूज़ करते हैं, तो प्रोमोटर जो हम यूज़ करते हैं वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए ये जो प्रोमोटर होते हैं ये क्या होते हैं। ये जो है कैटलिस्ट आपको पता है जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और प्रोमोटर होता है जो क्या करता है, जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को और तेज़ कर देगा। यानी जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे कोई लोग भांग पीते हैं, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तो वैसा ही ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेबर प्रोसेस के बाद बात कर ली हमने। अमोनिया जो है इसके द्वारा बनता है, कैटलिस्ट इसमें आयरन यूज़ होता है और प्रोमोटर मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल, कॉपर। तो जो हमारा प्लेटिनम है वो किस में यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती क्या है, तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है। और इसमें जो है हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लेटिनम। इसके अलावा जो यूज़ करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसवाल्ड प्रोसेस जो होती है, इसमें जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो प्रोसेस है वो कौन सी है, ऑसवाल्ड। और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, तो वो प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। यहाँ पे सभी एक जगह पे हैं, आप देख सकते हैं। हेवर प्रोसेस में अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैटलिस्ट आयरन और प्रोमोटर मॉलिब्डेनम। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ऑसवर्ल्ड में जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। और जो कैटलिस्ट होता है वो प्लेटिनम होता है। हाइड्रोजिनेशन जो होती है वेजिटेबल ऑयल की, इसमें आपको पता है निकल यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट है एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन बाय विच कैटलिस्ट। यानी जो हमारी एल्कोहल होती है वो डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, कौन सी जो कैटलिस्ट इसमें यूज़ करते हैं, ZSM5, मॉलिब्डेनम, प्लेटिनम, नन ऑफ दीज। तो ZSM5 जो कैटलिस्ट है इसका यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो एल्कोहल है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैसोलीन में। ये आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, आपको पता है जियोलाइट्स भी हमारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट ही होते हैं, ठीक है। सेम जो कैटलिस्ट काम करता है वही जियोलाइट करते हैं, सेम होते हैं ये, ठीक है। ये इनको क्या बोलते हैं, ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स भी होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द प्रोटोन्स। प्रोटोन की डिस्कवरी किसने करी थी, आपके ऑप्शन है J.J. थॉमसन, हेनरी बैक्वेल, गोल्डस्टेन, चैडविक। तो जो हमारा गोल्डस्टेन है इन्होंने क्या किया था, प्रोटोन की डिस्कवरी करी थी। प्रोटोन के बारे में आपको पता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो उसकी डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने करी थी। न्यूट्रॉन की किसने करी थी, चैडविक ने करी थी। अब आपको जहाँ तक मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटोन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज ये सभी पता होगा और इसका मास भी, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जनरली जो हमारे प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होता है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। जो J.J. थॉमसन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। हेनरी बैक्वेल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, ठीक है। चैडविक जो है हमारे, इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, इन्होंने न्यूट्रॉन्स की खोज करी थी। ये टेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या है, आइसोटोप हैं, आइसोबार हैं, आइसोटोन्स हैं। तो प्रोटियम जो है वो हमारा आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1H1, और ड्यूटेरियम क्या है 1H2, ठीक है। ये जो है हमारे आइसोटोप्स हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स होते क्या हैं। जो हमारे आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो है वो अलग होता है, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब यहाँ से आपको बताता हूँ, जो प्रोटियम है वो हमारी आइसोटोप है, देखिए यहाँ पे 1H1। जो ड्यूट्रियम है वो होगी 1H2, या इसको D भी लिख देते हैं। और ट्रिटियम जो है वो है हमारी 1H3। ये जो ऊपर वाला है ये होता है हमारा मास नंबर, ठीक है।
मास नंबर, और नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ से आपको पता चलेगा ये जो हमारी पहली आइसोटोप है इसको बोलते हैं प्रोटियम। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की कौन सी ऐसी आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हमारे पास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे प्रोटियम जो ऐसी आइसोटोप है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम जो है, ड्यूट्रियम को हम हैवी वाटर बोलते हैं और इसका यूज़ एज ए मॉडरेटर भी यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जो ट्रिटियम है ये जो है हमारी आइसोटोप ऐसी है हाइड्रोजन की जो क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और इसका यूज़ हम ट्रेसर टेक्निक में भी करते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये अभी मैंने बता दिया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो कौन सा होगा, ड्यूटेरियम जो है हम एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार ऐसी स्पीसीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए रख लो, यहाँ पे मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, ये मान लीजिए मैंने एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 हो गया। मैंने अभी ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7 और मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर 12, सॉरी 14। तो दोनों का मास नंबर कितना हो गया 14 हो गया। तो ये ऐसी स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है उसको बोलते हैं हम आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका सेम क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है ऑल ऑफ दीज। तो आइसोटोन हमारी ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो सेम होते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल है मैंने ले लिया कार्बन, ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, यानी मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 14 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो 8 आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ गए कार्बन में। और यहाँ पे भी 15 से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 8, ठीक है। यहाँ से पता चल गया। जो एक्स रेज है हमारी वो रोइंटजन ने डिस्कवर करी थी, जो रेडियो एक्टिविटी है वो हेनरी बेक्वेल ने डिस्कवर करी थी। नेक्स्ट है हमारा चार्ज पर यूनिट मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपको पता होगा कितना होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पावर्स में है, यहाँ पे 10⁻11 कूलम, यहाँ पे 10⁻12 कूलम पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻31 चार्ज पर यूनिट मास रेशियो हमारी क्या होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा अपॉन जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ई अपॉन एम भी बोलते हैं। तो पूछा जाता है ई अपॉन एम रेशियो जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछते हैं कि चार्ज पर यूनिट मास रेशियो जो है वो कितनी होती है। नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, बोथ हैं, नन ऑफ दीज हैं। हमारे जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं वो क्या होते हैं हमारे, आप ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक और बोथ और नन ऑफ दीज। तो यहाँ से आपको पहले पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, ठीक है, यानी पूरी तरह से भरा नहीं होता। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक आपको पता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हैं हमारे क्या हैं, तो वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है इनका जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये फुली फील्ड होता है, इसलिए जो है इनको हम क्या नहीं बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, और ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, बोथ, नन ऑफ दीज। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स हम दोनों को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, यानी
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी जब हम क्या करते हैं, क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है डिक्रीज होता है, ठीक है, स्टेडी डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला मेंबर है उससे आगे चलते चलते हैं, तो जो हमारा क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होता है और आयनिक रेडियाई वो क्या होता है, कम होता चलता है, ठीक है। तो उसको जो हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, और कहाँ से, लेंथेनम से जो है कहाँ तक, ल्यूटीशियम तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी सेम होती है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ करेगा। जैसे ही हम क्या है यहाँ से चलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज़ में और लास्ट तक पहुँचेंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगा, इसको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ से पूछा जाता है किसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव्स नो इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। अब जो हमारे डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, सॉरी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनमें पूछा गया है ऐसा एक कौन सा एलिमेंट है जिसमें जो है एस जो सबशेल है वो क्या होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन है पैलेडियम, मरकरी, जिंक, लेड। पैलेडियम हमारा ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें जो है कोई भी एस में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका एस जो है सबशेल वो ज़ीरो होता है। जो हमारा पैलेडियम है इसका आप मेरे को बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड जो है वो जनरली क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है, पर ऐसा कौन सा लेंथेनॉइड है जो रेडियो एक्टिव है नेचर में। बाकी जितने भी लेंथेनॉइड हैं वो हमारे क्या हैं, नॉन रेडियो एक्टिव। एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। आपके ऑप्शन है प्रोमीथियम, नियोडीमियम, होलोमियम, ल्यूटिटियम। तो प्रोमीथियम जो है हमारा ऐसा एलिमेंट है लेंथेनॉइड सीरीज़ का जो क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड एज क्वाइनेज मेटल, यानी कौन सा पीरियोडिक टेबल में हमारा ग्रुप है जिसको क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14। तो ग्रुप 11 जो है इसको हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं। आप मेरे को बताना कि इसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करी जाए, आप मेरे को बताओ हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। सीजियम है, कैडमियम है, लिथियम है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीजियम। और सीजियम हमारा कहाँ पे होता है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन जो है हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ से जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अलग अलग SPD जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, उनका क्या होता है, तो एस ब्लॉक का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है NS1 to 2। इसके अलावा जो हमारे P होते हैं इनका क्या होता है NS2, NP1 to 6, ठीक है, NP1 to 6। इसके अलावा जो हमारे डी होंगे, डी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है जनरल, N-1, D1 to 10, NS0 to 2, ठीक है। और जो हमारा F ब्लॉक है N-2, F1 to 14, N-1 into D0 to 1, NS2। ये आपको पता होना चाहिए। सीधा भी पूछ सकते हैं कि एस ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन कितना होता है, पी का, डी का और एफ का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है, वी हैड गिवन द एलिमेंट सल्फर, ठीक है, सल्फर हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एटॉमिक मास भी दिया है उसका 32, हमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके पास, यहाँ से आपको पता होगा कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, और मास नंबर कितना दिया है, 32 दिया है। तो यहाँ से जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन कितने आ गए, प्रोटॉन हमारे पास 16 आ गए। ठीक है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने निकालने हैं वो आप निकाल सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 32 है और एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। तो 32 माइनस 16 कितना हो गया, 16। तो 16 ही प्रोटॉन्स होंगे, 16 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। यहाँ से जो आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता चल गया आपको, मास नंबर पता चल गया। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई भी कैटाइन है, कैटाइन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, जैसे सल्फ़र है। सल्फ़र अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो क्या करेगा, एस पॉजिटिव बन जाएगा। अगर सल्फ़र क्या करेगा, एक लूज़ करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एस नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से पता होना चाहिए कि जो हमारे कैटाइंस होते हैं उनका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है एक। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता कि कोई एलिमेंट है सल्फ़र पॉजिटिव है ना, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताएं तो आप 16 बता देते, बट इलेक्ट्रॉन्स पूछते तो कितने होते। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उनमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने थे, 15 होने थे। और सेम है अगर नॉर्मल स्पीसीज़ है हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मल बात करें, सल्फ़र लिया मैंने एक मैंने सल्फ़र ले लिया, एक मैंने एस नेगेटिव ले लिया और एक मैंने एस पॉजिटिव ले लिया। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होने थे, जितना एटॉमिक नंबर होना था नॉर्मल 16, प्रोटॉन्स भी 16 होने थे। और जब ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होने थे। अब एस नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है। तो इसके प्रोटॉन्स तो 16 रहेंगे, बट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 17। अगर सल्फ़र पॉजिटिव है तो एक सल्फ़र का प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, बट एक लूज़ किया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 15 हो जाएंगे। ये आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने अटैम्प्ट करना है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़ रेडियोएक्टिव, यानी हाइड्रोजन की कौन सी आइसोटोप जो है रेडियोएक्टिव होती है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ऑल। ये आप क्विज अटैम्प्ट कीजिए और प्लीज़ आप जो है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस पर रिस्पांस अच्छा रहा तभी अगली वीडियोस का फ़ायदा है। ऐसे कोई अगर रिस्पांस नहीं होगा तो हमारा वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।